जनता को लगता है कि आज मेरा मुद्दा आएगा, तो उसको पूछते हैं क्या आज इस पर चर्चा होगी, हमारा इशू आएगा। जब वो नहीं आता तो तकलीफ होती है जनता को भी, हमें भी। क्यों नहीं हो पा रही? आपको क्या लगा, क्यों, क्या वजह लग रही है सर? 40 लोगों पर 11 साल तक केस चलता है और अब कोर्ट कह रहा है तो कोई भी दोषी नहीं है इसमें। मैं कहता हूँ भारत की एकमात्र एजेंसी ऐसी है जिसको हमेशा कोई भी पीड़ित ये कहता है कि सीबीआई जांच करा। बिल्कुल हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि रिजर्वेशन पे जितनी चर्चा इस टाइम हो रही है, सोशल मीडिया पे लेके पेज बन जा रहे हैं, जब यहाँ EWS बिना डेटा के दिया जा सकता है, जिसका डेटा है 1931 से, उस मंडल कमीशन की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया जा सकता? मेरा सवाल आरक्षण पे ही चर्चा होनी चाहिए देश के अंदर, गली नुक्कड़ चौराहों पे, और एक ही समूह के लोगों को बिठा के नहीं, दोनों समूह के लोगों को बिठा। क्यों ऐसा लगा आपको कि हमको पहले इंटरव्यू लेना चाहिए? जब तक आपकी क्षेत्रीय लोकप्रियता, आपका काम, आपके संगठन निर्माण, आप क्षेत्रीय ज्ञान जब तक आपके पास नहीं था, आप कैसे चुनाव लड़ लोगे? उत्तर प्रदेश में 10,000 में पूरा बिहार चला गया। भाजपा इस स्कीम को ला रही है, तो आप ये समझिए कि भाजपा की हालत कैसी होता। जितना कर्ज पिछले 12, 14, 15 प्राइम मिनिस्टर ने लिया, उतना तो अकेले मोदी जी ले चुके हैं, उससे कई गुना ज्यादा। गठबंधन का कोई चांस नहीं? 2017 में जो अलायंस था वही तो लड़ रहा है ना। कांग्रेस सपा का अलायंस ही तो लड़ रहा है। 17 में जो रिजल्ट है तो वही आएगा। देखिए, यूपी का सबसे बड़ा नेता फिलहाल किसको मानते हैं? बहन जी, अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ जी या चंद्रशेखर आजाद? आप इनमें से बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या नरेंद्र मोदी? बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर रहे, मैं वीपी सिंह को बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, मनमोहन सिंह जी को भी अच्छा प्राइम मिनिस्टर। बाबू जगजीवन राम बन नहीं पाया, काशीराम साहब, वो बनते तो हालात है बहुत बदलाव के। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम वकार आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। भैया कैसे हैं आप? अच्छा, सुबह से अब पूरा जो पार्लियामेंट सेशन था वो तो धुल गया बारिश की तरह, पूरा वॉश आउट हो गया। क्या पूरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे वकार, जो अपने क्षेत्र के जनता की अपेक्षा हैं, जिन पे सवाल पूछने थे। हाउस नहीं चला, ऑर्डर में नहीं आया, इस वजह से नहीं पूछ पाए। जनता को लगता है कि आज मेरा मुद्दा आएगा, उसको पूछते हैं कि क्या आज इस पर चर्चा होगी, हमारा इशू आएगा। जब वो नहीं आता तो तकलीफ होती है जनता को भी, हमें भी, और जनता के टैक्स का पैसा भी लगता है। लेकिन मैं इसके लिए सिर्फ विपक्ष को दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाना। सरकार अगर डिक्टेटरशिप नहीं करेगी, तानाशाही नहीं करेगी, विपक्ष को सुनेगी, उनके इश्यू पे चर्चा करा देगी, एक दिन का समय उनको दे देगी, तो शायद बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो जैसे बिजली के इश्यू था, पानी का था, अब क्योंकि बाढ़ आ रही है, गुलदार का था, रोजगार के विषय हैं, और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे सवाल खड़ा करना था, जिन पे किसानों की समस्या, मिल से पेमेंट सही समय पे हो जाए, एजुकेशन के जो सेंटर हैं वो अच्छे हो जाए, मेडिकल कॉलेज पिछली बार चर्चा हुई थी कि एम्स बन जाए, औद्योगिक धंधे लग जाए, ये सारे विषय पर चर्चा करनी। क्यों नहीं हो पा रही? आपको क्या लगा, क्यों, क्या वजह लग रही है सर? टैट का भी विषय है, टीचरों पे थोपा जा रहा है, बढ़ाई जा रही है फीस रजिस्ट्रेशन की, वकीलों की, उनका भी विषय है। एरियर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला है अनुदेशकों का, उसका भी विषय था। सब के विषय चले गए क्योंकि हाउस नहीं चला। विपक्ष जवाब मांग रहा था कुछ सवालों का, होम मिनिस्टर का जवाब चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर का जवाब चाहते थे, उन्होंने नहीं दिया। इस वजह से पूरा सदन ही भेड़ चढ़ गया शोर शराबे की। पॉलिटिक्स पे भाई आएंगे बाद में, लेकिन एक खबर ने ना इन दिनों मुझे बड़ा विचलित किया। और राजस्थान के डांगावासवाल में वहां जो है 5 दलितों की निर्मम हत्या होती है और उसके बाद 40 लोगों पर 11 साल तक केस चलता है और अब कोर्ट कह रहा है जी तो कोई भी दोषी नहीं है इसमें। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पुलिस के एफआईआर में 90 के करीब लोग थे, लेकिन फिर सीबीआई ने जब टेक ऑफ किया, उन्होंने 40 लोगों को आरोपी बनाया। और 11 साल की कौन सी जांच, क्या प्रयास किए गए कि अदालतें, सीबीआई जो बहुत बड़ी एजेंसी है,
जिसके मैं कहता हूँ भारत की एकमात्र एजेंसी ऐसी है जिसको हमेशा कोई भी पीड़ित ये कहता है कि इसकी सीबीआई जांच करा। बिल्कुल हाँ। तो 6 लोगों की जान कैसे गई, 5 शेड्यूल कास्ट के लोगों को किसने मारा, इसका पता न्यायपालिका नहीं लगा पाई। तो इस न्यायपालिका को की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि फिर उन 5 लोगों की जान किसने ली। ऐसा ही हुआ था जब रणवीर सेना ने लगभग 56 बच्चों, महिलाओं, पुरुषों की जान ली थी लक्ष्मणपुर हत्याकांड में, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दी थी और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। मैं माननीय न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करके पूछना चाहता हूँ, क्या 56 लोगों की जान का कोई मोल नहीं? क्या उनके हत्या हुए किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन इसमें न्यायपालिका का दोष है या फिर उन एजेंसियों का, उन लोगों का दोष है जो जिनको जो जांच कर रहे थे वो जब सबूत ही नहीं दे पाए? मैंने बहुत सारे 304B के मामले देखे हैं जो दहेज हत्या के मामले होते हैं। अक्सर उनमें बहुत सारे लोगों को सजा होती है तो जज ये कहते हैं कि कुछ भी है, भले ही ये इसमें लड़के का परिवार शामिल नहीं है, लड़का शामिल नहीं है, लेकिन जान तो गई है, इसलिए सजा तो होगी। लेकिन यहाँ क्या न्यायपालिका के हमारे जज की कलम नहीं टूटी या कलम नहीं सहरी जब उनको ये देना था जवाब कि 6 लोगों की जान गई है, 5 इनमें दलित है, उनकी जान किसने ली, इसका जवाब भी। और ये देखे जाते हैं फैसले। अब वो समय नहीं रहा कि न्यायपालिका ने कोई भी फैसला ले लिया है। राइट। मैं पीड़ितों से मिला, वो यहीं आए थे मेरे आवास में, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अगर 5 लोगों को भी सजा होती तो हमारे मन में संतोष होता कि हमारे 5 लोगों की जान गई थी, 5 लोग सजा हुई, लेकिन 40 के 40 को बरी कर देना, तो उन तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पे और सरकार की मंशा पे और न्यायपालिका पे सवाल खड़े होंगे ही, क्योंकि जिसका जाता है वो सवाल करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। 21 तारीख को हमने विधानसभा का घेराव रखा है राजस्थान में, हम लोग उसको करेंगे और सरकार की क्या जिम्मेदारी, न्याय की जिम्मेदारी सरकार की है कि उस समय भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है, उस समय भी वहां भाजपा का एमएलए था, आज भी भाजपा का एमएलए। सरकार को जवाब देना होगा कि उनकी कमजोर पैरवी के कारण ये हुआ है। तो सरकार जवाब दे कि अब वो आगे क्या करनी है। मैंने उनसे कहा है कि आप हाईकोर्ट जाके अपने रिट दाखिल कीजिए और जिस तरह की मदद की आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ। आपने केस देखा है उसमें जो है, जो एजेंसीज ने जितनी चीजें जो इंक्वायरी उन्होंने की या जो भी उन्होंने जांच की है, उसमें बहुत सारे लूप होल छोड़े हैं। और ये क्या मंशा पे सवाल नहीं उठाता है कि भैया आप किस मंशा के साथ जांच कर रहे थे इतने दिन से? ये भी सही है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति संसद में और विधानसभा में है। कई बार बहुत सारे फैसलों को दबाव में भी देखा जाता है, चाहे वो एजेंसी द्वारा हो या न्यायपालिका द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्लोजिंग सिस्टम से लेके एजेंसियों की ट्रांसपेरेंसी पे। इसका जवाब भी जनता जानना चाहती है कि ये सब क्यों हो रहा है। आप आजकल ओबीसी कोई रिजर्वेशन ताकतवर व्यक्ति मरता है तो कानून बन जाते हैं, कानूनों में बदलाव हो जाता है। मैं मानता हूं हर व्यक्ति को न्याय होना चाहिए, संविधान की मूल भावना भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। तो इन 5 दलित समाज के लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब कौन देगा? आप ये बताइए, आप किसी भी जाति के होते, क्या इनके परिवारों के मन में तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल। सोचिए आपके परिवार के होते, मेरे परिवार के तो हैं ही, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती कि भाई हमें न्याय नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कम से कम अगर इतना ही होता कि कुछ लोग छूट जाते या फिर कुछ तो हो सकता, कुछ किसी ने तो वो किया ना, किसी ने तो मारा है ना उनको। निर्दोष को सजा ना हो, मैं इस बात का पक्षधर हूं, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि दोषी कौन है निर्दोष कौन, ये एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन और न्यायपालिका की का जो रुख है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप भैया ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा जो है एग्रेसिव हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप ये सब चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए आप जो है वोट कमाने के लिए सब कर रहे हैं, अदरवाइज मैं वोट कमाने के लिए किसी को पैसे नहीं बांट रहा हूँ। मैं वोट कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा हूँ, कोई माहौल खराब नहीं कर रहा हूँ, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ, बस अपने लोगों के अधिकारों की बात कर रहा हूँ। आज से नहीं कर रहा हूँ, लंबे समय से करता रहा हूँ। लोकसभा में भी मैं बिल लेके आया निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए,
और अब मंडल दिवस पे मैं मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों को पूरा करने की बात करूंगा। जब मैं मंडल दिवस को याद करूंगा, जिस दिन मंडल कमीशन की घोषणा हुई थी, मैं आपको और मुझे क्या करना चाहिए मंडल दिवस पे, जो मंडल दिवस के मंडल कमीशन के समर्थक हैं उनको तालियां बजानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैंने यही कहा कि प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है, वो आए थे जब 2013 में, यही प्रचार करते थे कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करेंगे, और कहते थे मैं पिछड़े समाज से आता हूं। तो अगर आप पिछड़े समाज से आते हैं तो फिर आपको पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के बारे में क्यों नहीं संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि रिजर्वेशन पे जितनी चर्चा इस टाइम हो रही है, सोशल मीडिया पे लेके पेज बन जा रहे हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के, ठीक है, और आरएसएस प्रमुख के मंच पे भी रिजर्वेशन को लेके बातचीत होती है, एससी में जो है रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की बात हो रही है, ये सब जो चारों तरफ चीजें चल रही है, उसके सेंटर में अगर आप लाके खड़ा करते हो ओबीसी आरक्षण को, फिर तो देश में बवाल नहीं हो जाएगा पूरे देश में? जब यहाँ ईडब्ल्यूएस बिना डेटा के दिया जा सकता है, तो जिसका डेटा है 1931 से, उस मंडल कमीशन की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया जा सकता, मेरा सवाल ये। जिस ओबीसी का डेटा है 1931 से कि वो 52% है, उस ओबीसी जिसका आप, मैं कह रहा हूं जातिगत गणना करा दीजिए, उसके आर्थिक आंकड़े जारी कर दीजिए, तो देश को पता लग जाएगा कि कौन सा समाज सामर्थ्यवान हुआ है और कौन सा समाज का बहुत बड़ा तबका अभी हाशिए पे है। गणना होनी चाहिए, गणना के बाद आंकड़े जारी होने चाहिए, ट्रैक्टर किसके पास है, बस किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, जमीन किसके पास है, नौकरी किसके पास है, उद्योग किसके पास है, व्यापार किसके पास है, बैंक किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, किस पे साइकिल है, किनके पास रहने के लिए जमीन नहीं, इसके आंकड़े जारी होने चाहिए। दुनिया और भारत का अंतिम व्यक्ति जानना चाहता है कि जो तैरती रहती है खबरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों में, इनमें कितना सच है और धरातल पे कितना सच है। लेकिन आप समझिए कि 40 जो सिफारिशें थी उनमें से केवल 2 आज तक पूरी हो पाई हैं, 5%, है ना? तो आपको कैसे लगता है कि इतने दिनों में सबकी सरकारें नहीं ना, वो तो कोई नहीं, किसी ने भी नहीं की। तो अगर ये विषय चर्चा में आता है, इस पर राजनीति होती है और ये इसकी कुछ सिफारिशें लागू हो जाती हैं, क्योंकि अभी हम लोग पावर में नहीं है, वरना तो सारी लागू होंगी, तो कोई दूसरी सरकार भी कुछ सिफारिशें लागू कर देती है, तो इससे ये राजनीति अच्छी है या बुरी, आप बताइए। अगर पिछड़े वर्ग का भला हो जाता, जैसे उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल जाए लोकसभा विधानसभा में संख्या के आधार पे 27% ही मिल जाए, तो 100 में से 27, यानी कि 543 में से लगभग 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10, लगभग 135 लोग उनके चुनके आ जाएं लोकसभा में, तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। 2 मांगे ही पूरी हो जाएं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की, प्रमोशन में रिजर्वेशन की, या फिर जो मैंने आपसे कहा न्यायपालिका में रिजर्वेशन की, या फिर उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अगर यही आ जाएगा तो भी उनको बहुत लाभ होगा। समय समय पे परिवर्तन हुए हैं, उनको हायर जुडिशरी में भी, हायर एजुकेशन में भी, मेडिकल एजुकेशन में भी उनको अवसर मिले हैं और उनको सरकारी नौकरियों में मिले हैं, लेकिन संविधान के लागू होने के लगभग 40 साल बाद अब उन पर चर्चा होनी चाहिए। सरकारी संसाधनों पर सबका हक है। आप SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के पक्ष में हैं कि नहीं? आने दो। क्या टेक है आपका? SC/ST जो समुदाय है उसको अभी सब क्लासिफिकेशन के नाम पे बांटा गया। मैं तब भी चुप था, इसलिए कि आने दो, सरकार का रुख शामिल होने दो, तब हम अपने लोगों को बताएंगे कि हमारा पक्ष क्या है। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सब क्लासिफिकेशन अगर हो रहा है तो ये ध्यान रखना की बात है कि इसके पीछे का सरकार का उद्देश्य क्या है, इन वर्गों को देना या जो मिला हुआ उसको छीनना। तो मैं आपको आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम लोग ने उस पर कोई विरोध नहीं किया। अब परिणाम ये हुआ, हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भाई आप ये समझिए कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, सरकारी संस्थान रहेंगे, तो फिर आपको सरकार क्या दे देगी। लगातार सरकारी संस्थान को खत्म किया जा रहा है, तो सरकार आपको क्या देगी। तो हर चीज के पीछे उद्देश्य होता है। मैं तो चाहता हूँ इस पर डिबेट हो, तो फिर हम अपनी बात मजबूती से रखें। तो अभी तो आंदोलन लोग शुरू कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए। आरक्षण पे ही चर्चा होनी चाहिए देश के अंदर, गली नुक्कड़ चौराहों पे,
और एक ही समूह के लोगों को बिठा के नहीं, दोनों समूह के लोगों को बिठा के, जिनको लेकिन- आपत्ति है उनको भी, हम्म और जिनके जिनके लिए जिनको जिनको आपत्ति है वो भी, और जिनके अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा उनको भी आमने सामने बिठा के चर्चा होनी चाहिए उनके बौद्धिक वर्ग में। तो देश को पता लगना चाहिए कि आरक्षण पर डिबेट क्यों, और अगर आरक्षण गलत है तो ईडब्ल्यूएस क्यों लिया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का विरोध क्यों नहीं हो रहा है। कहते का आधार तो अलग है ना, यहाँ तो वित्तीय आधार पे दिया जा रहा है, जो कमजोर है। तो ये तो संविधान में इसका प्रोविजन नहीं है ना, रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो संविधान में आर्थिक आधार पर नहीं है। ये तो सरकार ने हत्या की संविधान की, संविधान की हत्या में बहुत सारे लोग शामिल थे उस समय जिन्होंने इसका समर्थन किया सिर्फ वोट बैंक के लिए। मैं तो वोट बैंक के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने लोगों के हक मांग रहा हूँ, और ये मैं मांगता रहूंगा जब तक उनको नहीं मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक स्कूल की बच्चों के बीच में डिबेट कराया जा रहा था रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। आपको लगता है ये ठीक चीज है? छोटे छोटे बच्चों होनी ही चाहिए चर्चा। जिनके मन में सही जानकारी नहीं है, जिनके पास, उन पर जानकारी जानी चाहिए कि रिजर्वेशन क्यों है, किन परिस्थितियों में है, किन के लिए है, उसका आधार क्या है। बहुत सारे बच्चों को यही कह के गुमराह किया जाए कि अगर आरक्षण नहीं होता तो आप कामयाब हो जाते हैं। आज ईडब्ल्यूएस की, जनरल ओबीसी की और एससी एसटी की मेरिट लगभग बराबर जा रही है, 2-4-10 पॉइंट का फर्क है। तो ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि आजादी के और अब से और 50 साल बाद देश के अंदर परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि अब जो हाशिए पे वर्ग थे वो धीरे धीरे आगे, उनमें से कुछ लोग निकल के आने लगे हैं, और वो उनको खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए अच्छा पानी, जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए सुविधाएं, अच्छी किताबें, अच्छे ट्यूशन मिलने लगे हैं। वो मेरिट का भी मुकाबला करने के लिए अगले 20-30 साल में तैयार हो जाएंगे। फिर आप देखना एक नया सवेरा भारत में निकलेगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब सरकारें सामाजिक न्याय की इस पॉलिसी का विरोध ना करें। जंतर मंतर पर जेनजी का जो आंदोलन हुआ उसमें आप बहुत सक्रिय थे, और वो सारी चीजें, तस्वीरें देखी भी, सब कुछ। उसके बाद से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, और जैन अल्फा ने भी बहुत जगह, मतलब स्कूलों में एकदम से जागरूकता बढ़ी। हाँ, तो आपको लगता है कि उसके बाद से ये सारी चीजें लोगों को लगा कि नहीं, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको मिल सकता है? ये अच्छा कदम है, सरकार को लगा कि मामला समेटना चाहिए, लेकिन इससे एक संदेश ये मिल गया कि अगर आंदोलन होंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है और तानाशाही ताकतों के लिए खराब हुआ है। गुब्बारे में पिन लगी है, हवा निकली है, बाकी सब चीजें आने वाले समय में जनता के सामने आ। झारखंड वाला आंदोलन पे आपका क्या टेक है उस पे? बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि छात्र हित में कहीं भी अन्याय होगा तो हम छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्र हित के साथ खड़े हैं। सरकार कोई हो, कोई भी कदम उठाया जाए, चाहे इस्तीफे हों, चाहे कार्रवाइयां हों, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार चाहे झारखंड की हो, चाहे पंजाब की, चाहे केरल की, चाहे दिल्ली की, चाहे उत्तर प्रदेश की, मैं छात्र हितों का रक्षक हूँ, छात्र हितों के साथ। लेकिन सवाल ये है ना भाई कि जब जो सत्ता में आ जाता है वो स्वरूप एक जैसा हो जाता है, सत्ता का चरित्र एक जैसा। हाँ, सहमत हूँ आपकी बात से। यहाँ पे था वही, झारखंड में भी दिखा, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, उन्होंने भी तो वही किया। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी कीमत पर उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ, उनके द्वारा किए गए हर गलत कार्य का विरोध करता हूँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, इसलिए मैं लोगों को समझाता हूँ, जिनको अजमा चुके उनको मत आजमाओ, नए लोगों को मौका दो, तो शायद कुछ बदलाव होंगे जो लोगों को अच्छे लगे। यूपी में भी ना अभी कल एक मोर्चा शुरू हुआ है, उस पेपर लीक और अनियमितता, नौकरियों में अनियमितताओं को लेकर के वो युवा जो है निकाल रहे हैं, जो जस्टिस मोर्चा के नाम से वो लोग शुरू कर रहे हैं, साइकिल यात्रा करेंगे, लखनऊ जाएंगे, ये सब कुछ चल रहा है। आपको लगता है? बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश में, जहाँ स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से जो एससी एसटी के लिए था, 4 मेडिकल कॉलेज बने थे जी। उन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें एससी एसटी समुदाय के लिए रिक्त की थी। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 90 प्राइवेट और सरकारी और सेंट्रल स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के। 90 में नहीं है, सिर्फ 4 में है जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा, जो एससी एसटी का पैसा होता है, उन्हीं के लिए पैसा था। उन पैसे के लिए, चाहे उनके लिए अस्पताल बनता, चाहे मेडिकल कॉलेज बनते, चाहे कोई यूनिवर्सिटी बनती,
चाहे बारात घर बनते, चाहे सड़कें बनती, चाहे और भी कोई ऐसा होता, वो उन्हीं के लिए पैसा था बजट से, उससे मेडिकल कॉलेज बनाए गए। जैसे और भी बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं के साथ जो समाज जुड़े हुए हैं उनके भी बने हैं, इनमें जैन समाज के भी हैं, बुद्धिस्ट समाज के भी हैं, क्रिश्चियन समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, हिंदू समाज के भी हैं। तो हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से उनका स्वरूप बदला जा रहा है, इससे उनको लगभग 200 सीटों का नुकसान होगा। मैंने लगातार पत्राचार किया है, मंत्रियों से मीटिंग की है, लगातार प्रयास किए हैं। अब आने वाले समय में आंदोलन की भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि 200 सीटें ये कमजोर वर्ग प्राइवेट स्कूलों से नहीं अवेयर कर सकता है। प्राइवेट स्कूलों में एक एक सीटों के लिए करोड़ों रुपए डोनेशन लगते हैं, इतनी हैसियत इनकी नहीं है। इसलिए इनका हक जो सरकार द्वारा छीना जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे ना। उन्हीं बच्चों ने एक जस्टिस मोर्चा बनाया है और भी विषयों को लेकर, और उसके लिए वो निकलने वाले हैं सड़कों पर। ये बड़ा पीड़ादायी है कि बच्चों को अपने हकों के लिए आना पड़े। हम लोग और कोशिश करेंगे मजबूती से कि उनकी आवाज को उठाया जाए। तो देखिए, रिजर्वेशन की बात चारों तरफ अभी चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि रिजर्वेशन को जो है बड़ी हीन भावना से लोग देखते हैं, है ना। वो हीन भावना पैदा की जा रही है उसको लेकर कि यार आप लोग सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है कि आप राजनीति को भी हीन भावना से देखा जाता है। कहा जाता है नेता बहुत बुरे होते हैं, ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हीन भावना फैलाते हैं उनकी सबसे ज्यादा संख्या आपको विधानसभा लोकसभा में मिलेगी, आप देख लेना मेरी बात। इसका एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। अभी वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रवि टमटा ने फ्लाइंग कार बनाई, उसका जब ट्रायल हुआ वो सफल हुआ। उसके बाद से एक समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, मैं नाम ले रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि ये तो खिलौना है, चाइनीज खिलौना कोई भी ले लो। आईपी सिंह को भी बना लेनी चाहिए। और वो अभी पीडीए यात्रा लेके निकल पड़ेंगे कुछ दिन में। मेरी रवि से बात हुई जी, रवि ने मुझसे कुछ वीडियो शेयर की। उसने बताया कि पूरे 1 साल लगा मुझे। उन्होंने कहा जैसे अमेरिका में कैंसर की दवाई बनी है, चाइना में बनी है, भारत में अगर उस दवाई को बनाया जाए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, या ये नहीं कहना चाहिए कि हमने अमेरिका की या चाइना की नकल कर ली है। उसने बताया कि 1 साल लगातार उसने मेहनत की एक एक चीज को तैयार करने के लिए। और उसने ये भी बताया मुझे कि उससे पहले 2013 में भी जो है वो इस तरह का जो है एक प्रोजेक्ट बना चुका। और मैंने उससे कहा कि अब डबल वाला बनाना जो आप और मैं 2 लोग मिलकर जो है उड़ के अपनी चुनावी सभा को भी इसमें कर सकें, और ये सस्ते में हो जाए। वैसे अच्छा नहीं रहेगा मैंने उनसे कही ये बात मैंने उनसे फोन पे कही कि आप समय कम है 2027 में, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाएं, इसमें 2 लोग उड़ सके और कम पैसे में जो है हम अपने लोगों की सभा कर सकें, आप ऐसा प्रयास करो। तो वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि एक 6 महीने में नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा फिर इस बार हम 2027 में आपके इस उड़न खटोले से जो है, जो आपका इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना है, इससे इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अकेले उड़ा के लेके जाना तो बहुत खतरनाक है, उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी से जब बात चली है तो एक यूपी के झांसी की खबर है, शायद आपकी नजरों से गुजरी हो। वहां पे एक ना 2 बच्चे हैं, विकास और आदित्य ठाकुर, वो एक गैंग चलाते 302 के नाम से। उन्होंने एक लड़के को पकड़ा और दलित लड़के को, और उसको मारा पीटा, बोतल में पेशाब भरा और वो उसको पिला दिया। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, ये झांसी की है। अब इन्होंने जो है उसको बहुत मारा पीटा है। तो जहां हम बात करने के रिजर्वेशन को अब इसमें जो है क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्यों दिया जा रहा है, और लेकिन जिस वजह से दिया जा रहा है वो तो खत्म नहीं हुई, तो आज भी वैसी की वैसी। ये कह रहा हूँ कि अभी देश में जो संवैधानिक मूल्य हैं कि हम जाति धर्म के आधार, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी का अपमान नहीं करेंगे। जैसे मैं कल की घटना बता, राज्यसभा के डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने उनके पीछे बैठ के बार बार ये उनके ऊपर सवाल किया, टोंट का सवाल, लुंगी वाला। अच्छा। ये भाषा क्षेत्र के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में आया था, शायद नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे को चाइनीज कह के पीटा था और उसकी जान चली गई थी, तब भी ये मामला आया था। अभी देश के बहुत बड़ी आबादी ने जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, और सरकारों ने भी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहाँ सरकार सहन कर पा रही? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेस्ट, कहाँ सरकार सहन कर पा रही है? सरकार भी इसको जो है
फ्रिंज एलिमेंट और जो है एंटी नेशनल एलिमेंट बोल के जो है उस पर लाठीचार्ज कर देती है। अभी देश स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि संविधान की जो भावना है उसको स्कूल कॉलेज तक हम लोग नहीं पहुंचा पाए और संविधान को पढ़ाया नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं कि एक देशभक्त व्यक्ति के निर्माण में संविधान का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर वो स्कूल के सिलेबस में आ जाए कक्षा 3, 4, 5 में, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान यानी कि एक जागरूक इंसान तैयार होगा और ये हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं, ये बात आपकी सही है। मैं 12वीं तक मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो मुझे भी ये लगता था यार ये रिजर्वेशन ये तो बहुत खराब चीज है, कैसे दे रखा है यार ये। और मैं 12वीं के बाद मैंने यूपीपी का पेपर दिया और उसमें मैं कुछ नंबर से रह गया और मुझसे कम नंबर वाले का हो गया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन उसके बाद जब मैंने पढ़ा, चीजें समझी, तब मेरे को समझ आया ये बात आपकी ठीक है कि पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, बच्चों से। चर्चा होनी चाहिए, हाँ। मन में अविश्वास नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। आपने 45 प्रभारियों का ऐलान किया और उनको इंटरव्यू से पहले आपने लिया। ये अलग चीज मैं देख रहा हूँ, बहुत कम मैंने ऐसे देखा है कि राजनीति में कोई अपने उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें लेना चाहिए। हाँ, क्यों ऐसा लगा आपको कि हमको पहले इंटरव्यू लेना चाहिए उम्मीदवारों? देखिए, जब तक आप कुछ चुनाव लड़ने के पैमाने उस कसौटी पे नहीं आओ, जब तक आपकी क्षेत्रीय लोकप्रियता, आपका काम, आपके संगठन निर्माण, आपका जो है विजन, आपका बोलना, आपकी बात को रखना, अपने क्षेत्रीय ज्ञान जब तक आपके पास नहीं, तो आप कैसे चुनाव लड़ लोगे? तो बाकायदा मैंने इंटरव्यू लिए, फिर उनको काम दिया 10-10 हजार मेंबर्स बनाने का अपने क्षेत्रों में। फिर जिन लोगों ने समय से पूरा कर लिया उनको प्रभारी बनाया है और भी काम दिया है अगले 1 महीने का। जब वो उस काम को पूरा कर लेंगे तो फिर उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो अभी तो हम लोग बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। लगभग अभी इतनी सीटों को इसी महीने में जो है प्रभारी बनाना है, उनका काम जो है पूरा होने वाला है। तो एक शानदार जो है मतलब प्रत्याशी का निर्माण जो है उस प्रक्रिया से हम लोग कर रहे हैं और अभी आप देखना इस प्रक्रिया को दूसरी पार्टी फॉलो करेंगी, आप देख लेना। लेकिन सवाल तो ये है ना कि वो ये उठ रहे हैं कि भैया आपने एक भी जनरल कैटेगरी से उम्मीदवार अभी तक नहीं दिया। नहीं जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी तो 358 बाकी हैं। अभी तो पूरी लिस्ट नहीं आई है। मैंने कहा कि अगर संविधान को कहते हैं कि फिल्म का अंदाजा ट्रेलर से तो लग ही जाता है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, ये बड़ा अच्छा आपका हाजिर जवाबी थी। लेकिन सवाल ये, आपने जैसे खुद कहा कि जब मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता था, लेकिन जब मुझे जानकारी हुई तो मुझे एहसास हुआ। आज आपकी क्या भावना आरक्षण के बारे में आप बेटर जानते होंगे। मेरा कहना है कि जो इस तरह का व्यक्तित्व है, जो किसी भी समाज में जो सामाजिक न्याय को समझता हो, जो सामाजिक गैर बराबरी को समझता हो, जो ये समझता हो कि भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य जो है हमें उनके साथ खड़ा होना है। किसी भी जाति धर्म का अगर कोई वैसा व्यक्ति आएगा, उसकी लोकप्रियता होगी, वो हमारा जो पैमाना है इंटरव्यू वाला उस पर सूट बैठ जाएगा, तो हम सबको मौका देंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर हम किसी को ताकत दें, वो हमारे ही जो पार्टी का मौलिक एजेंडा उसी के खिलाफ काम करे, तो ये तो संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों की तलाश है उन लोगों की जो इस तरह के विचार के लोग बहुत सारी जातियों में हैं। हम महापंडित राहुल शंकराचार्य का भी बहुत सम्मान करते हैं, तो वीपी सिंह जी का सम्मान करते हैं। और वीपी सिंह जी को भारत रत्न की मांग हम ही ने की ना अभी जी। हम अर्जुन सिंह जी का भी सम्मान करते हैं। जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, हमारी विचारधारा के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जो भी ऐसा आएगा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले जी, साहू जी को मानता होगा, उनके विचार सहमत हो, ऐसे सब लोग हम सम्मान करेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आप कैंडिडेट लेके आ रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे कि भैया बहुत बढ़िया चुनाव होगा, दिख रहा है कि भैया, लेकिन यूपी सरकार एक स्कीम लाने वाली है जो सब जगह चल रही है आजकल, 50-50 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए हर महिला के लिए। उत्तर प्रदेश 10 हजार में पूरा बिहार चला गया। उत्तर प्रदेश बड़ा सामाजिक रूप से समझदार प्रदेश है, लेकिन अगर भाजपा इस स्कीम को ला रही है तो आप ये समझिए कि भाजपा की हालत कैसी है उत्तर प्रदेश। अगर हालत अच्छी होती इस तरह की स्कीम नहीं लानी पड़ती कि वो 50% महिलाओं के वोट को अपने खेमे में लाने का प्रयास करें। इसका मतलब उनको पता है कि इस बार उनकी हालत बहुत खराब है और वो वोट से, जो पैसे से वोट खरीदना चाहते हैं, हम लोगों को तैयार करेंगे कि पैसा उनका ले लो, लेकिन वोट आजाद समाज पार्टी का शान। ये क्या पैसा क्या मुख्यमंत्री मठ बेच के लाएंगे क्या, या कोई अपना व्यापार बंद करके लाएगी भाजपा? पैसा तो जनता के टैक्स का ही है ना, बजट से ही दे रहे हैं ना, लेकिन कर्ज लेके दे रहे हैं केंद्र सरकार से। वो कह रहे हैं कर्ज तो लगातार बढ़ता जा रहा है और तो सरकार, ये पूरी सरकार नीचे से लेके ऊपर कर्ज लेके तो चल रही है। जितना कर्ज पिछले 12
14-15 प्राइम मिनिस्टर ने लिया, उतना तो अकेले मोदी जी ले चुके हैं, उससे कई गुना ज्यादा। तो कर्ज लेके अगर आप कहो कि भाई आज हम जो है बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं कर्ज लेके, तो इसको अच्छा बेटा नहीं मानेंगे माँ बाप की, जो कर्ज लेके जो है शौक पूरे करता है। अभी डिसबैलेंस है, बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक गैर बराबरी है। सरकार अगर ये कह रही है कि सब अच्छा है तो सब अच्छा नहीं है, आंकड़े जारी होंगे तो आपको मुझे देश को पता लगेगा। लेकिन ये तो मान लीजिए गैर बराबरी की आप बात कर रहे हैं, तो जो वित्तीय गैर बराबरी है दरअसल वो तो लगातार खाई बढ़ रही है, बिल्कुल उनको वो रुक तो नहीं रही। और पिछले कुछ समय से तो, अब मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, तो 15-20 साल की अगर आप देखेंगे आंकड़े तो उसमें नजर आएगा कि वो लगातार खाई गहरी ही होती गई है। तो इसका कोई प्लान है आपके पास कि इसको कैसे भरा जाएगा? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस लेके आई, ठीक है, उसको रफ्तार दी है भारतीय जनता पार्टी। जिस चीज का आज कांग्रेस के बड़े नेता विरोध कर रहे हैं उसको लाने वाले कांग्रेस। अब अगर इतिहास उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। इसलिए जनता इनकी तरफ ना देखे, आजाद समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में मौका दे। फिर हम पे सारी चीजों के प्लान हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की इकोनॉमी कैसे बढ़ानी है, उद्योग धंधे लगा के ग्रामीण क्षेत्रों तक रोजगार पहुंचाना है और महिलाओं तक अपने के क्षेत्र में रोजगार पहुंचाना है, और किस तरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा के प्रदेश को ताकत देनी है, किस तरह से जो है नौजवानों को रोजगार देके उनके हाथ तक पैसा पहुंचाना है। क्योंकि मार्केट डिमांड सप्लाई पे टिकी है, जब लोगों की जेब में पैसा होगा तभी तो मार्केट सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो लोगों को टैक्स पेयर्स बनाना है, उसके लिए लोगों को रोजगार देंगे, ना कि उनको जो है जकड़ने का काम करें। आपने कहा कि हम जो है पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक क्वालिटी एजुकेशन फ्री करेंगे, यस, है ना। तो अभी प्राइमरी के हालात आप देख रहे हैं बहुत स्कूलों की सब जगह। मैं बता रहा हूँ कि कितने स्कूल ऐसे हैं जहां मीडिया को जाने तक नहीं दिया जाता, सिर्फ इसी वजह से कि भाई चीजें बाहर नहीं, अभी तो कुछ आ रही है क्योंकि बच्चे खुद जो है उठा रहे हैं आवाज, थोड़ा सा रिस्क लेके चले जाए। हाँ, नहीं लेते हैं रिस्क, लगातार वही रिस्क ही ले रहे हैं पूरा टाइम। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया को रोकने की बजाय नाकामी को ठीक करना चाहिए सरकार। हाँ, लेकिन सवाल मेरा उसमें ये है, मीडिया तो करते ही रहेगा, लोग हम तो लड़ते ही रहेंगे। सवाल मेरा ये है भैया इसमें कि आपने कहा कि हम भैया क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो वो कैसे आप देंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना हुआ है उसमें तो बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत सुधार अपग्रेड करना पड़ेगा ना। हाँ, उन बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो वहाँ प्रायोरिटी है इक्विपमेंट्स की, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे और टैबलेट्स हो, चाहे और जिन चीजों की आवश्यकता, किताबें, उनको समय पे मैं वही कह रहा हूँ ना, जो बच्चों को जो पैसा हम लोग इधर उधर लगा रहे हैं वही पैसा हम लोग एजुकेशन के बजट पे लगाएं, एजुकेशन का बजट बढ़ाएं। क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताओ, क्या नहीं हो सकता है? जब 50,000 रुपए महिला को दिए जा सकते हैं तो क्या 50 बच्चों को एक अच्छा स्कूल नहीं बना के दिया जा सकता? उसकी बिल्डिंग को मजबूत नहीं किया जा सकता? वहां एसी पंखों की सुविधा नहीं दी जाती? उसके शौचालय अच्छे नहीं बनाए? उनको अच्छा भोजन नहीं दिया जा सकता है? क्या ऐसा चीजें नहीं हो सकता है? जो काम, जो पैसा आप चुनाव में वोट खरीदने के लिए दोगे, वो पैसा हम जनता के लिए खर्च कर दे तो क्या दिक्कत है भाई? अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तभी तो हमारा प्रदेश ताकतवर होगा, उनकी नींव मजबूत होगी, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होगी। मैं तो कह रहा हूँ टेक्निकल एजुकेशन में मुक्त करनी चाहिए। सरकार रोजगार नहीं दे रही तो उनको काबिल तो बना देगी, वो दुनिया में जाकर रोजगार कर सके। लेकिन फिर बाहर लोग चले जाते तो लोग ये भी तो कहते ना, मतलब बताओ यहाँ पढ़ के बाहर भाग गए, तो वो पैसा उनका परिवार यहाँ रहता, भेजते नहीं कि आप देखो तो कितना पैसा आता है बाहर से। जो अरब कंट्री है वहां से कितना पैसा आता है, यहाँ कितने लोग, हमारे लाखों लोग वहां रोजगार कर रहे हैं, उनका परिवार यहाँ रहता है, वो हर महीने हर 2 महीने पैसे भेजते हैं, तो वो पैसा लग कहाँ रहा है? लग तो यही रहा है भाई। यहाँ पे तो रोजगार का कोई तरीका नहीं है ना सरकार के पास, तो कम से कम इसी लायक बना दो। प्लान नहीं हो रहा है क्या? अच्छा आप करोगे, छोड़ो, अब बाहर की बात कर रहे हो। सहारनपुर का आदमी दिल्ली में आके काम कर रहा है घर चलाने के लिए, बिहार का आदमी दिल्ली में आके काम कर रहा है, कश्मीर का आदमी दिल्ली में आके काम कर रहा है, उत्तराखंड का आदमी दिल्ली में आके काम कर रहा है, बंगाल का आदमी गुड़गांव में आके काम कर रहा है, बिहार का आदमी पंजाब में जाके काम कर रहा है। ये क्या है? कितनी सीमा बची है? इतनी दूर हमसे दूसरे देश है। भारत तो बहुत बड़ा है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, इतनी दूर में दूसरा देश है। जितना समय मुझे यहां से सहारनपुर से जाने में लगेगा कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी से कश्मीर, इतने समय में मैं दिल्ली से चला जाऊंगा अरब कंट्री में। भाई 4 घंटे लगेंगे दुबई जाने में। बात तो यानी रोजगार कहां मिलेगा?
सरकार यहाँ रोजगार देगी तो लोग क्यों जाएंगे वहां? लेकिन सरकार तो रोजगार छीन रही, दे कहाँ रही? जब रोजगार की बात है, जैसे इतने जब लोग सरकारी नौकरी की बात करते हैं, इतनी सरकारी नौकरी कहाँ से आएंगी? तो प्राइवेट सेक्टर से रोजगार दो ना भाई, कौन मना कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर में तो लोग कर ही रहे हैं ना। देखो हम कितना सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, कितने ही करोड़ों रुपए का, तो हम यहाँ क्यों नहीं उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्यों मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या कारण है? क्यों अपने लोगों में जो है उस तरह की जो स्किल पैदा कर पा रहे हैं? अगर यही सब यहाँ होने लगा तो बहुत सारी चीजें नहीं बदल जाएंगी, सस्ती नहीं हो जाएंगी चीजें, लोगों के बजट में नहीं आ जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, लोगों की जेब में पैसा नहीं आ जाएगा। तो मार्केट सस्ती होगी तो इससे सरकार को क्या दिक्कत है? बहुत सारी जनता की जेब में पैसा आना चाहिए। आप हाल फिलहाल में नहीं देख रहे, बहुत सारी चीजें किसी और देश की वजह से उलट पलट कर। हाँ तो हमें पता ही है, ये तो देश को पता लग गया है कि यहाँ दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों के दबाव में कितनी क्या क्या चीजें, कौन कौन सी डील हो रही है। तो बिजनेस लॉबी, मैं वही कह रहा हूँ ना, बिजनेस लॉबी तो बहुत हावी है, इसलिए तो राजकाज बदलना पड़ेगा ना, किसी राष्ट्र अध्यक्ष का दबाव ना रहे यहाँ। कोई राष्ट्र अध्यक्ष कैसे तय करेगा दूसरे देश का कि हमारे देश में कौन सी पॉलिसी आई? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार पीडीए का फॉर्मूला अलग अलग आजमा रहे हैं। एक बार फिर जो है एक नई फॉर्म आ गई है पीडीए की ना, उसका कि पीडीए में पंडित भी शामिल है, पीड़ित वाले। क्यों समय खराब है? जब वो अपनी बात पे ही कमेंटेड नहीं है, कभी वो कुछ बताते हैं तो उन पे मैं कहीं को सवाल मैं कर रहा हूँ कि एक तो नहीं, मैं उनको बात ही नहीं करना चाहता। अब उनपे बात होती सवाल सुनिए भैया, जो वो रोज अपने ही नारे को बदलते रहते हैं, तो मैं उनपे क्या बात करूं? जब वो स्थायी हो जाए अपने किनारे पे तो आप मुझसे सवाल पूछ लें। जब उनके पीडीए का मतलब संतुष्टिपूर्ण हो जाए और कहीं के अपने नहीं, जिस वोट बैंक को वो साथ रहे हैं उसी वोट बैंक को बहन जी भी साधने की कोशिश कर रही है ना। लग रहा है कि वहां से जो चुटकला इधर आ जाए, ये राजनीतिक मूर्खता है। मैं इस बात को समझता हूँ। जिस ब्राह्मण समाज की बात आप कर रहे हो वो बहुत लंबे समय से यहाँ शासन सत्ता में कोई रहा हो, चाहे यहाँ हुण आए हो, चाहे यहाँ शक आए हो, चाहे यमन आए हो, चाहे यहाँ मुगल आए हो, चाहे अंग्रेज आए हो, वो सबके साथ शामिल था सत्ता में, किसी के मंत्री के रूप में, किसी के दरबारी के रूप में, किसी के नवरत्नों के रूप में, किसी के जो है मतलब उस तरह से मिनिस्ट्री में, वो हर सत्ता में आपको यहाँ मिलेगा। तो वो मतलब इतने लंबे समय के अनुभव में इतना बेवकूफ नहीं है किसी की बातों में आ जाए। मैं जैसे एक उदाहरण कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई हम इनका सम्मान करेंगे, तो इसका मतलब आप बीजेपी से ज्यादा टिकट उनको दे सकते हो तो उनका सम्मान होगा। एक बार बीजेपी से ज्यादा बड़ा पद दे सकते हो तो उनका सम्मान होगा। तो बीजेपी ने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, आप क्या बना दोगे भाई? आपको आप जिस दल में हो, उन्होंने भी तो जो है नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जिस दल में हो, अगर आपको मैं वहां से कहूं कि आप मेरे साथ आ जाओ, तो जिस दल में आप जो जिस पद पे हो उससे तो एक बड़ा पद चाहोगे मेरे साथ आके, या मेरे साथ नीचे डेजिग्नेशन पे काम करना चाहोगे? आप बताओ, कुछ एक्स्ट्रा ही चाहोगे ना, तभी तो आओगे छोड़ के। जो चीज ऑलरेडी आपके पास है, आपको 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, मैं कहूंगा आओ मेरे साथ काम कर लो, तो आप क्या उम्मीद करेंगे 18,000 सैलरी में काम कर लेंगे? आप क्या उम्मीद करेंगे? यही सोच 20 से प्लस हो। तो उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, तो आप क्या चीफ मिनिस्टर बना दोगे उनको? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो खाली नहीं है। आप बताओ क्यों आ जाएंगे? फिर बताओ क्यों आ जाएंगे आप? वो तो खाली नहीं है, तो फिर क्यों आ जाएंगे आप? सोचो। मैं इतना राजनीतिक मूर्ख नहीं, इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ कि वो कहेंगे हमें मुख्यमंत्री बनाओ तब आएंगे, तो जिस दिन मेरी इस तरह की हैसियत होगी मैं भी उनसे कोई वो करूंगा, समझौता करूंगा। हाँ, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना, सम्मान तो होना चाहिए ना हर समुदाय का। सम्मान किसकी रिप्रेजेंटेशन कम है भाई? इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, इधर इन्होंने जो है पीडीए कह के और जो है नेता क्या नाम प्रतिपक्ष बना रखे हैं, नेता विपक्ष। अब तो वो कह रहे हैं, बोले जी सरकार बनेगी तो आजम खान को भी गृह मंत्री बनाएंगे। स्वागत करेंगे इस फैसले का। जेल से मिलके आए हैं शिवपाल यादव, कह रहे हैं बोले अखिले अब जो है हम सत्ता आएगी तो गृह मंत्री बनाएंगे आजम खान। सपने देखने जैसा ऐसे तो 17 और 22 में मुख्यमंत्री बनी रही। आपको नहीं लगता नहीं होगा कुछ? आप भी देख लेंगे गठबंधन का कोई चांस नहीं। 2017 में जो अलायंस था वही तो लड़ रहा है ना। कांग्रेस सपा का अलायंस ही तो लड़ रहा है। 17 में जो रिजल्ट है तो वही आएगा, देखिए। ठीक है, वो तो खैर भविष्य के गर्त में है, और सारी चीजें सियासत तो चलती रहती है, चलेगी, और आप लड़ ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के सवाल करना चाहता हूँ, छोटे छोटे। मुझे एक चीज जैसे मुझे बड़ी परेशान कर, कोई खबर मैं दिन में ऐसी देख लूं जो थोड़ी सी ऐसी हो जो किसी का उत्पीड़न हो रहा हो या कुछ ऐसा जो भी किसी के साथ गलत हो रहा हो, अन्याय, हाँ, तो रात को बड़ा नींद सी नहीं आती है। आप डिटैच कैसे करते हैं? मतलब खबर इतनी सारी चीजें आप देखते हैं, मैं दिन भर में देखता हूँ,
और जैसे आप उत्तराखंड गए थे, मैंने वो तस्वीरें देखी जब आप उत्तराखंड जा रहे थे। कीर्तन और के। हाँ, केतन के यहाँ, और बारिश में, बारिश हो रही है, आप पैदल चल दिए पहाड़ी पे, और फिर इतनी मेहनत जब हम किसी चीज के लिए करते हैं उससे डिटैच कर कैसे करते रहा? नहीं तो मैं जागता ही रहता हूँ उस समय तक। हम्म। और क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ किसकी जितनी मदद कर सकूं, और यहाँ हालात ऐसे हैं कि एक मुद्दा खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, हम्म। तो सभी के लिए समय निकालना पड़ता है। लेकिन यह है कि तकलीफें कम इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं। किसी के मरने जीने से सरकारों को फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि अगर किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय होता तो मुझे फर्क पड़ता है, मैं उससे अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। इन बच्चों में मैंने किसी की जाति थोड़ा ही पूछी जो यहाँ थे जनता 20 तारीख को जनता में। मैं उनके साथ खड़ा था, और जब तक खड़ा था जब 20 तारीख को कोई नेता नहीं खड़ा, हम्म। जब लाठियां बज रही थी, वो आंसू गैस के गोलों से मुझे भी आंखों में जलन हुई है। पैलेट्स गन मेरे पास के बच्चों पे भी चली है, लाठियां मेरे साथ के बच्चों को भी पड़ी है, इवन मेरे साथ के बहुत सारे साथियों को पड़ी है, मुझे भी लगी है। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि ये शिक्षा को लेकर आंदोलन था, बच्चों का आंदोलन, छात्रों का, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा था। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मीडिया का काम है कि वो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। मैं अपने आप को भारतीय नागरिक मानता हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करता हूँ। परिवार के लिए टाइम निकाल पाते हैं? ये सब परिवार ही तो है जिनके साथ रहता हूँ, ये मुझसे अलग कहाँ है। ये मेरा परिवार नहीं है जो मेरे लिए 24 घंटे खड़ा रहता है मेरी एक आवाज पे। जो मैं लखनऊ बुलाता हूँ लखनऊ आता है, दिल्ली बुलाता हूँ 20 तारीख को दिल्ली पे आता है, मेरे कमिटमेंट को पूरा करने की जंतर मंतर से और पार्लियामेंट से संसद तक आदमी आदमी होगा। ये मेरा परिवार नहीं है। इसके प्रति मैं उत्तरदायित्व हूँ। जिस संगठन के लोगों ने मुझे चुन के मेहनत करके यहाँ भेजा, नोट वोट देके, क्या उन लोगों के प्रति उत्तरदायित्व क्या वो मेरा परिवार नहीं है? बस हमें देखना है कि हम परिवार किसको मानते हैं। मेरे परिवार बड़ा विस्तृत है, बहुजन समाज मेरा परिवार है, और कमजोर मेरा परिवार है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने जाऊं जिनका मैंने, जिस गांव में मैं कभी नहीं गया। लोग रिश्तेदारों के दुख में नहीं जाते, मैं यहाँ गया था कपसाड़ में, कभी उस गांव में गया नहीं हूँ। मैं गया था रायबरेली में, उस गांव में कभी गया नहीं हूँ। अन्याय की बात है क्या? मैं वहां गया प्रयागराज, मैं उस गांव में पहले कभी गया नहीं हूँ। मैं ललिता गौतम वाले प्रखंड में जहाँ गया था, मैं उस गांव में कभी गया नहीं हूँ। लेकिन मैं जाता हूँ, मैं केतन के गांव में भी कभी नहीं गया, ना केतन के परिवार से कभी मुझे मिला, ना मैं कभी वोट मांगने गया। लेकिन मैं ये नहीं देखता ना जो किसको वोट करते हैं, किस पार्टी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय होता तो मैं जाता हूँ। तो आपके आलोचक मैं यही तो वहां कहते भी हैं। नहीं गया, नागौर में, मेड़ता में, उनसे डांगाबाज के पीड़ितों के पास। और आज आज के बारे में मैं आपको बता दूं, दिन में मेरी बात हुई इंद्र मेघवाल के पिताजी से, जिसको मटकी छूने पे मारा गया था जालोर, आज ही के दिन। तो मैं उनसे वोट मांगने नहीं गया, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गया। मेरा काम है, मुझे पसंद है, मैं इसलिए इसको अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी मानता हूँ। आपके आलोचक यही कहते हैं ना कि आप जो है हर चीज को पोलिटिसाइज कर देते हैं, कि आप जो भी मुद्दा होता है आप वहां जाने की कोशिश करते हैं, तो बाकी कोई जाना तो नहीं नहीं जाता। चाहिए, छोड़ देना चाहिए उनको मरने के लिए, अन्याय सहने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या करना आप बताओ, क्या करना चाहिए? लोगों की सुन के उनको जुल्म सहने के लिए छोड़ दो, उनको अकेला छोड़, तो मुझ में और उन पर क्या बचे? क्या उनको जो उम्मीदें उन पर खरा ना उतरे? क्या उनके न्याय में मदद कराने की कोशिश ना करें? मेरा जमीर जिंदा है, मेरा ईमान जिंदा है, मैं भारतीय हूँ। मुझे इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता रहूंगा। इससे कोई मेरे, इसके वजह से मुझे कोई क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब एक अलग दूसरा राउंड हमारा रैपिड फायर है। छोटे छोटे सवाल रहेंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बस एक लाइन में, ठीक चाहे तो आप डग भी कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, आप यूपी का सबसे बड़ा नेता फिलहाल किसको मानते हैं? बहन जी को, अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ जी, या चंद्रशेखर आजाद? आप इनमें से बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं आजाद भारत में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या नरेंद्र मोदी? फिर मुझे क्यों चुनना पड़े इनमें से? बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर रहे, मैं वीपी सिंह जी को बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, मनमोहन सिंह जी को भी अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। बाबू जगजीवन राम बन नहीं पाए काशीराम साहब, वो बनते तो हालात शायद बहुत बदलाव के होते। अगला है, आप बताइए मुझे कि सबसे बड़ा समाज सुधारक आप किसको मानते हैं? बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार ईवी रामास्वामी, या फिर काशीराम साहब? चारों ही समाज सुधार, बड़े छोटे के तौर पर नहीं दे सकते। अपने अपने समय में सबने काम किया है,
और मैं, मेरे लिए तो चारों महापुरुष हैं, मैं उनको इस आधार पर नहीं कह सकता छोटे बड़े के। महापुरुष महापुरुष होते हैं। ठीक है, एक क्रिकेट से भी सवाल ले लेते हैं एक दो ना। आप क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं ना, मैं कई आपके वीडियोस देखे हैं। तो बचपन से शौक रहा कि अभी से? क्रिकेट का मुझे शौक बचपन से? ग्रामीण क्षेत्रों में यही खेला जाता है, हाँ, उन खेतों में जो जिनकी फसल कट जाती है, और वो और सबसे सस्ता भी है, गेहूं के खेत में। सबसे सस्ता भी है। हाँ, बस कुछ लकड़ी के डंडे काट लो और एक बैट किसी के पास हो, उसको अक्सर 2 बैटिंग देनी पड़ जाती है। वो अपने आप को आउट नहीं मानता है। बॉल मिलके सब लोग लिया करते थे। हाँ, तब 50-55 रुपए की बॉल आती थी। हाँ, अगर लेदर से खेलते तो पैड वगैरह ये सब चीजें नहीं होती थी, कई बार चोट भी खानी पड़ती थी। और एक पैड बांध के भी खेल लेते थे। एक पैड बांध के भी, पैड बांध के। एक ग्लव से भी खेल लेते थे। कई बार बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं होते तो उनके बगैर भी खेले, बिना हेलमेट के तो खेलते ही थे। हाँ, हेलमेट हेलमेट कहाँ होता था ग्रामीण क्षेत्र में? हेलमेट और एलगार्ड का तो सिस्टम ही नहीं था। सही बात। ये तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेटर आप किसको मानते हैं? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर या विराट कोहली? कपिल देव बहुत बड़े ऑलराउंडर। वहाँ वो उन्होंने ऐसे ऐसे समय पे भारत को अवसर दिए हैं, सम्मान बढ़ा है, जो उस समय के विपरीत परिस्थितियों में बिना बहुत कम साधनों के साथ, बहुत कम सुविधाओं के साथ संभव नहीं। लेकिन उनकी बात नहीं होती उतनी जितनी होनी चाहिए। ना हो, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप देखोगे उस समय कि वो महान क्रिकेटर, उन्होंने, उनकी वजह से ही वर्ल्ड कप पहली बार हमारे यहाँ आया और उन्होंने लोगों में, आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद दी। तो उस उम्मीद को मैं सैल्यूट करता हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे बेहतर कप्तान आप किसको मानते हैं? MS धोनी, सौरव गांगुली, विराट कोहली या रोहित शर्मा? नहीं, इस मामले में MS धोनी का कोई तोड़ नहीं है। मैं इनसे कुछ दिन पहले मिला भी था। हाँ, एयरपोर्ट पे। तो मेरे याद है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब तो वो वहाँ खेलने आते थे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ, जब मिला तो मैंने उनको याद भी दिलाई थी। तो मैं कहूंगा कि सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पे जिन्होंने ICC की ट्रॉफी, जिन्होंने एशिया कप, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप देश को जिताया, वो महेंद्र सिंह धोनी है। उनके बाद अभी सब लोग ये कारनामा नहीं करते। भविष्य में कोई और आए तो अलग बात है। अब कुछ नेताओं के नाम में दे रहा हूँ, आपको 10 नंबर में से रेट करना है। आखिरी है ये, बस 10 नंबर में से आपको रेट करना है। योगी आदित्यनाथ? कोई मुझे उनकी पार्टी के लोग नंबर दें। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर में ज्यादा नहीं कहना चाहिए, जनता जानती। अखिलेश यादव? उनके भी लोग, जनता ही नंबर देगी। बहन जी को? उनको भी जनता ने नंबर दिए।